नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। चरण 2 यानी कि दूसरा चरण है आज विधानसभा चुनाव को लेकर के, और सुबह से ही पूरे उत्साह के साथ जो मतदाता हैं वो घरों से निकल करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। बात अगर की जाए जब से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ वहां पर 2017 से लेकर के अब तक क्या कुछ परिवर्तन रहे, किस तरीके की स्थिति तब थी और अब क्या कुछ हाथ आएगा सत्ता पक्ष की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी जी। सरस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सरस जी, जैसे कि मैंने दर्शकों से बताया कि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, क्या कुछ मेरा सबके मनों में यही सवाल है कि 2017 में जो परफॉर्मेंस रहा सत्ता पक्ष का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का, तो वही 2022 में अब कैसे हैं हालात? सत्ता पक्ष की बात की जाए तो पिछले 5 साल में काम तो हुए हैं जी, लेकिन महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, जिनको लेके युवाओं में नाराजगी है जी। एक तरफ जहां जो राशन मिल रहा है उसको लेके ग्रामीण इलाकों में और जो पिछड़ा बस्ती वाला इलाका है उन लोगों में एक चीज़ तो है कि उनको राशन मिल रहा है जी हाँ। लेकिन केवल राशन से काम नहीं चलता, उसके साथ अन्य चीज़ें भी लगती हैं जो खाना बनाने के काम आती हैं। उनकी जो महंगाई हो गई है जी, गैस सिलेंडर का शायद आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी, गैस सिलेंडर हो गया, जो कॉमन जरूरत की चीज है, सरसों का तेल, बिल्कुल, हल्दी, धनिया, ये सब जो चीजें हैं इनमें इतनी महंगाई हो गई है कि राशन तो मिल जाता है उन्हें, लेकिन उसके साथ जो जरूरत की चीजें हैं, सपोर्टिंग आइटम खाने के लिए जो जरूरी हैं, वो इतने महंगे हो गए हैं कि उससे कहीं नाराजगी भी है तो एक पक्ष ये भी है कि उनको मुफ्त में चावल, गेहूं, दाल, ये सब चीजें मिल तो रही हैं। अब सरसों का तेल 200 रुपए किलो के पार पहुंच गया है, जो ऑयल कहा जाता है, और अन्य चीजें लगभग सभी बहुत महंगी हो गई हैं। महंगाई जहां नुकसान पहुंचा रही है, वहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जैसे अब तक दूसरी बार सरकार बनाई है, तो मनरेगा की योजना ने सरकार बनवा दी थी दूसरी बार केंद्र सरकार में जी। उसी तरह से ये मनरेगा की तरह ही ये राशन जो वितरण का काम है वो हो सकता है कि भाजपा को फायदा कर जाए, सत्ताधारी दल को। जी बिल्कुल, तो सत्ताधारी दल को ये फायदा पहुंच सकता है जिस तरीके से पहले मनरेगा का लाभ मिला था और इस बार हो सकता है। तो हालात कुछ इस तरीके के बनते दिख रहे होंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ है जनता का रुख। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस बार की अगर बात की जाए तो मतदाताओं में मतदान को लेकर के, क्योंकि प्रतिशत पर भी हमारी नजर बनी हुई है, क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा अब तक, तो मतदाताओं में मतदान को लेकर किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? करीब 9 जगह जो वोटिंग हो रही है। आपको बताते हैं कि इसमें बीजेपी अगर बात करी जाए 55 सीटों की, तो 38 सीटें जो थी वो बीजेपी की थी। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर महंगाई की अगर बात की जाए और मतदाताओं में देखा जाए कि किस तरह का उत्साह है, तो महंगाई भी इस बार जो है वो तो कमर तोड़ रही है। क्योंकि अगर डीजल और पेट्रोल की बात करी जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जितनी भी है वो सब डीजल और पेट्रोल पर ही रहती है, तो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले भी लोगों को जो है इस तरह की बातें सुनने में आई थी कि जो अब की बार जो भाजपा की सरकार है वो जो है महंगाई के लिए जो है आम जनता के लिए नहीं सोच रही, क्योंकि जो पेट्रोल है वो 100 रुपए के ऊपर चला गया था और डीजल जो है वो करीब 90 रुपए के आसपास था। तो कहीं ना कहीं महंगाई भी जो है वो अब की बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि लेकिन मुफ्त राशन जो दिया गया है इसका भी कुछ इम्पैक्ट क्या देखने को मिल सकता है? क्या मिला जुला रहेगा असर? क्या कुछ जो मुफ्त राशन रहा उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया मतदाताओं में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे कोरोना काल में जैसे कोरोना का समय बढ़ता गया, लॉकडाउन का समय बढ़ता गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने दोनों सरकारों ने मिलकर जो है ज्यादातर प्रदेशों में मुफ्त राशन बांटने की प्रक्रिया चालू की थी, जिसके बाद जो है अभी भी वो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं जो इस राशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा वोटिंग को लेकर, क्योंकि जो सरकार है उसने जब राशन की बात बांटने की बात कही तो कहीं ना कहीं जो है इस समय देखने को ये आ रहा है लोगों पे, क्योंकि जो सरगर्मी है जो चुनाव की उसमें देखा जाए, अगर जहाँ राशन बढ़ता है वहां की अगर बात किया तो वहां पे भी एक ही मुद्दा है कि गरीब जनता को जो राशन मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को भी बीजेपी की तरफ घुमाने की कोशिश भी कर रहा है।
बिल्कुल नितिन, बने रहिएगा हमारे साथ। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर और मतदाताओं का रुख कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि झुकाव है सत्ता पक्ष की तरफ, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि तस्वीर क्या निकल करके आएगी। लेकिन जिस तरीके से आप और हम अभी बात कर रहे थे कि 2017 के बाद अगर तब से लेकर अब तक तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं जिस पर भी मिली जुली प्रतिक्रिया रही है, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, या फिर अन्य इस तरीके के फैसले जिसका बहुत असर रहा है। और इस बार जो 9 जिले हैं जिनकी 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य जो मुस्लिम मतदाता है उनका जो असर है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है इनका बहुत प्रभाव रहेगा, निर्णायक प्रभाव रहेगा। ऐसे में इन फैसलों का और इन स्थिति का क्या कुछ मिला जुला असर सामने आ रहा है? सरस जी, हम चाहेंगे कि आप इस पर हमें प्रतिक्रिया दें। देखिए, 3 तलाक और जो अन्य मुद्दे हैं, एनआरसी वाला जी और अन्य मुद्दे भी हैं। देखिए, 3 तलाक का मुद्दा जो ऐसा है जिससे आप ये कहा जाए कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ये आ गया था जी, और जब प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बनी है तब ये आया था कि 3 तलाक का मुद्दा जो है वो मुस्लिम महिला मतदाता जो है उनको भाजपा की तरफ खींच रहा है जी। लेकिन उसके बाद जो वही बात आ जाती है महंगाई बेरोजगारी वाली, दूसरे बयानों वाली, ये जो नेताओं की बयानबाजी आई है, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं जो पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक ये कहा गया था कि नहीं वो भाजपा के पक्ष में आ गई हैं। महंगाई और बयानबाजी ये भाजपा को उन लोगों से दूरी बना रही है। तो जिस तरह से बयानबाजी हो रही है नेताओं की और शीर्षक नेताओं की, वो बयानबाजी इन बड़े नेताओं के मुंह से शोभा नहीं देती है। उकसाने वाली एक तरह बयानबाजी कि हम ये कर रहे हैं, अभी हम ये और करेंगे। आप नीतिगत फैसला ले सकते हैं, जो फैसला लेगी सरकार या सुप्रीम कोर्ट उसको मानना तो हर आदमी की मजबूरी है, उसको स्वीकार भी करेगा। फिर जब फैसला हो जाता है तो उसके वो नफा नुकसान की बात सोचता है, ये मंथन करता है कि इससे कितना फायदा होगा। क्योंकि 3 तलाक पहले आ गया था तो मंथन करने का काफी कुछ मौका महिलाओं को भी मिल गया था। लेकिन उसके बाद अब ये दोबारा 3 तलाक मुद्दा फिर इस चुनाव में आएगा, ये अभी तक तो नहीं दिख रहा है कि 3 तलाक का मुद्दा दोबारा विधानसभा चुनाव में उभरने जा रहा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और गोवा में भी आज मतदान हो रहा है। तमाम दिग्गज जो सुबह सुबह पहुंचे हैं अपने मतदान का अपनी इन्होंने फर्ज अदा किया, मतदान किया और वोट डाला उन्होंने। इन जगहों पर आप किस तरीके के समीकरण बनते देख रहे हैं? इन चुनावों पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, गोवा तो छोटा प्रदेश है जी, और लेकिन वो सीख देने वाला प्रदेश भी है जी जी। हम लोगों को, हम यूपी के लोगों को और सभी देशवासियों को गोवा के मतदाताओं से सीख लेनी चाहिए कि पिछली बार भी वहाँ 80% के लगभग मतदान हुआ था जी, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसको ये कहें कि वो लोकतंत्र के ज्यादा जागरूक हैं और हम बट जाते हैं लोगों के बयानों में, विचार करने में क्या करना है। गोवा में अभी आप देखिए तो सुबह 9 बजे तक 14% से ज्यादा मतदान हो चुका था जी। गोवा चुनाव इसलिए भी इस बार महत्वपूर्ण है कि पहली बार मनोहर पर्रिकर के बगैर चुनाव हो रहा है जी। और भले ही भाजपा सरकार ने बड़े वहां पे मनोहर पर्रिकर के नाम पे एक चौक बना दिया है, सारा प्रचार अपना उसी जो मनोहर पर्रिकर के नाम पे चौक बना उसी के आसपास केंद्रित किया गया है जी। जो गोवा में भाजपा की होल्डिंगें लगी हैं या प्रचार का जो भी काम हो रहा है वो मनोहर पर्रिकर के चेहरे को आगे रख के हो रहा है। लेकिन मनोहर पर्रिकर के जो सुपुत्र हैं, जो उनके बेटे हैं, उनको भाजपा ने एकदम किनारे कर दिया है। उनको निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में उतरना पड़ा है। ये स्थिति अब पब्लिक वहां की क्या समझती है, वो मनोहर पर्रिकर के बेटे को महत्व देती है कि नहीं। जिस तरह से मनोहर पर्रिकर के बेटे ने अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाया, कुछ समय पहले से लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सीट मांगी, सीट नहीं मिली, फिर उन्होंने दूसरी सीट मांगी, वो नहीं मिली, फिर उनका सूची से नाम ही कट गया भाजपा की, तो उनको दूसरी तरफ से निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरना पड़ा। और उन्होंने आज सुबह सबसे पहले जाके मतदान किया,
वो मनोहर पर्रिकर के अमूमन ये होता है कि नेता 10 बजे के बाद जाता है मैदान वोट डालने के लिए, लेकिन वो 8 बजे के पहले ही वोट डालने चले गए। वो लगातार अपील कर रहे हैं कि उनके साथ जो धोखा हुआ है उसका जवाब दिया जाए जी। एक तो गोवा से सीख लेने वाली बात यह है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ाना चाहिए। दूसरा ये है कि मनोहर पर्रिकर के जिस तरह से उनके बेटे की उपेक्षा की गई है उसका क्या असर पड़ता है। तीसरा, गोवा का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार वहां पे आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस बहुत जोरदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। अरविंद केजरीवाल जी ने वहां बहुत समय दिया है और ममता बनर्जी भी वहां 2 दिन के प्रवास पे गई, बैठकें की और अपने प्रत्याशी भी उतारे। इन लोगों का ये है, दोनों ही दलों का, कि अब वो यूपीए जो इनके संपर्क है, मान लीजिए एनडीए भाजपा वाली हो गई, यूपीए कांग्रेस वाली हो गई, उसमें वो कितने महत्वपूर्ण बनके, कितनी मजबूती से एक राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पहचान बना के यूपीए में शामिल हो पाते हैं, उसका लाभ ले पाते हैं। इसकी शुरुआत जहां आम आदमी पार्टी ने पंजाब से की, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा और गोवा से करने का तय किया है जी। उसी के तहत गोवा में अब तृणमूल कांग्रेस अगर कुछ प्रदर्शन कर पाती है, 1-2 सीटें भी जीत पाती है, तो ये माना जाएगा कि अब वो राष्ट्रीय परिदृश्य में आने जा रही तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि अभी वो केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। उसके बाद उनका टारगेट त्रिपुरा है। त्रिपुरा में जैसा होगा प्रदर्शन, उसके बाद ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में कद तय होगा, हो जाएगा। यही आम आदमी पार्टी का है। पंजाब के बाद दूसरा उन्होंने गोवा को रखा है, क्योंकि गोवा वो है जो विदेशों में अपनी आपकी पहचान बनाता है। अगर आप गोवा में मजबूत है तो विदेशों में आपका संदेश ज्यादा अच्छा जाता है, क्योंकि वहां जितना आने वाला पर्यटक है उसमें ज्यादा विदेशी है। दूसरे देशों में जब आपकी पहचान बनती है तो उसकी पहचान का लाभ आपको अपने देश में भी मिलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए भी। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया गोवा के बारे में, आपने बिंदुवार बताया, और इसका निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उन पर असर पड़ेगा, वो समझ पाएंगे वहाँ की क्या स्थिति है। और बात अगर उत्तराखंड की जाए, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहा है एक समय में उत्तराखंड, वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए, वहाँ तो जिस तरह से पिछले 5 सालों में भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले और ऐन वक्त पे आकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया चुनाव के कुछ समय पहले, और कांग्रेस ने अपने पुराने वफादार जिनको कहा जाए, वफादार नेता जिनको कहा जा सकता है, हरीश रावत जी, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के मैदान में उतारा है। तो हरीश रावत जी एक वर्ग विशेष में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। हो सकता है कि वहां पे नेट टू नेट एकदम लड़ाई हो, कौन सरकार बना ले तय नहीं है, लेकिन वहां की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प, जिसको भाजपा मान रही थी कि नहीं हम उत्तराखंड भी जीत लेंगे यूपी की तरह, वो इस बार थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि हरीश रावत ने इस उम्र में भी आके जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से संगठन के लोगों को एक साथ पिरोया है, उसका लाभ हो सकता है उत्तराखंड में कांग्रेस को मिल जाए। बिल्कुल। रुक कर लेते हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित का। नितिन, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे, गोवा की बात हुई तो यही कहा गया कि एक नजीर है, जिस तरीके से जो मतदान प्रतिशत होता है नितिन वहां पर, वो निश्चित तौर पर अनुकरणीय है, यानी कि यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का मतदान प्रतिशत होना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने प्रचार के दौरान ये कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वोटिंग होगी, और रिकॉर्ड वोटिंग होने का मतलब होता है कि जो जनता है वो सत्ता में परिवर्तन चाहती है। लोगों से बातचीत के दौरान नितिन, आपको किस तरीके की प्रतिक्रिया मिली और वोटिंग के दौरान किस तरीके का उनका उत्साह था, और वोट डालने की मंशा आखिर क्या थी? बिल्कुल, आपको राघव जी, अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चरण में चुनाव हुए थे उसमें 58 सीटों में चुनाव हुए थे। 58 सीटों में 2022 में जो 58 सीटें में जो चुनाव हुए थे, अगर उनके आंकड़ों की बात करें 2017 में बीजेपी के पास करीब 53 सीटें आई थी 58 सीटों में, और
सपा और कांग्रेस के पास 2-2 3-3 सीटें आई थी। वहीं अगर इस बार की बात करी जाए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अगर दूसरे चरण जहां पे आज वोटिंग हो रही है, सहारनपुर में हो रही है, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और बदायूं, शाहजहांपुर में, ये 9 जिले जहाँ पर वोटिंग हो रही है। अगर 2017 में इनके आंकड़ों की बात की जाए तो 2017 में करीब 38 सीटें जो थी वो 55 में 38 सीटें बीजेपी के पास थी और 17 सीटें जो है वो सपा के पास थी और 2-3 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास थी। तो कहीं ना कहीं एनआरसी का जो मामला है, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार है हमारे सरजी, इन्होंने जैसे बताया कि एनआरसी और महिला जो 3 तलाक की बात है, तो कहीं ना कहीं एनआरसी भी बड़ा मुद्दा रहेगा, 3 तलाक भी बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। और सबसे बड़ी इस बात है कि चुनाव चालू होने के बाद ही एक हिजाब का भी एक मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मामले सामने आ रहे हैं, ये मुस्लिम वोटरों को सपा की तरफ जो है वो झुकाने की काम कर रहे हैं और इसमें भी मुद्दे हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद भी रहेंगे। वहीं अखिलेश भी हर अपनी जो जनसभाएं जो अखिलेश करते रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी भी करी है, ताकि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस की तरफ ना जाकर बीजेपी की तरफ आए। क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी के बराबर में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की इन्हीं बातों पर अगर बात की जाए सरस जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है, और प्रियंका गांधी भी जिस तरीके से लगातार उनका नारा ही यही रहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो खुद नहीं लड़ी चुनाव और इसको लेकर के सवालों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि समय का हवाला दिया उन्होंने, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का चूंकि संगठन ही नहीं है जी, कांग्रेस तो एक तरह से यूपी में जैसे एक समय वर्चस्व हुआ करता था कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस धीमे धीमे रसातल पे जाती गई और आज की ये पोजीशन है कि उसका संगठन ही नहीं है। जब संगठन नहीं है, आपके पास सेना नहीं है, तो आप लड़ेंगे क्या? बातों में आप कुछ भी लड़ लीजिए, आप नारे दे लीजिए कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपने नारा दिया, खूब दिया, उसको लोगों ने स्वीकार भी किया। लेकिन आप जब टिकट वितरण पे आते हैं तब आप कहाँ पे खड़े होते हैं? क्या खुशी दोगी की बहन जैसे लोगों को टिकट देना चाहिए था? आप बताइए, विकास दुबे राष्ट्रीय स्तर का मामला हुआ जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए, क्या उसकी एक केवल इतना ही तो था कि वो उसका पति जो था वो जेल में गया, वो मारा गया जेल में, खुशी दुबे जेल में है, लेकिन क्या इतना बड़ा चेहरा नहीं था कि उसको आप बड़े बड़े जो अपने दावेदार हैं, नरेश त्रिपाठी, कई बड़े नाम है, किसके नाम ले हम, उनको आप नजरअंदाज करके कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसलिए आप उसको टिकट दे देंगी। आप इतने दावेदार थे उन्नाव में, आपको वही एक परिवार मिला टिकट देने के लिए जिसमें भाजपा विधायक जेल में है, कुलदीप सेंगर। आप नारा दीजिए, लेकिन नारे के साथ वैसे ही लोगों को निकालिए भी। आप नारा देते हैं कि वो अच्छे लोगों को आना चाहिए, तो क्या इन लोगों को राजनीतिक रूप से उतना परिपक्व माना जाए? आपको निकालना था तो आप छात्र राजनीति से जुड़ी महिलाओं को निकालती, संगठन से जुड़ी, व्यापार में जो जुड़ी महिलाएं उनको निकालती, तो आपका नारे को एक सार्थकता मिलती कि हाँ हमने किया, लड़ सकती हूँ, तो मैं लड़ने की हैसियत रखती हूँ तब लड़ सकती हूँ। आप लड़ने की हैसियत नहीं है, संगठन आपका है नहीं। आप कई प्रदेश के कई जिलों में देख लीजिए तो बूथ स्तर पे कमेटियां नहीं है। और कानपुर महानगर जैसे जनपद की बात की जाए तो एक जब चुनाव होता है तो पहले चुनाव संचालन समिति बनती है, या ये कहने कोई जब युद्ध में जाता है तो एक कोर कमेटी बनती है कि जो फैसले लेगी और उस फैसले पे आगे अमल कराएगी। आपका फैसला लेने वाला ही नहीं है, अमल कराने वाला संगठन आपका जमीन पे रसातल पे जा चुका है। ऐसे में हम कांग्रेस से उम्मीद क्या करें? तो कांग्रेस तो, और जब पिछले चुनाव हुए लोकसभा, जब 2017 के चुनाव में राहुल गांधी और ये साथ साथ निकले थे, उसमें कुछ दिखा भी नहीं। कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी तो माना जाता है, लेकिन आपका जमीनी संगठन इतना कमजोर हो गया है कि आप विधानसभा चुनाव जीत पाना इस संगठन के साथ असंभव सा है। आप कोई बड़ा नाम ले आए, जैसे उन्नाव में कोई आरती दीक्षित लड़ रही है, उनका बताया जा रहा कि वो गोपीनाथ आरती वाजपेयी नाम है शायद, गोपीनाथ दीक्षित जी के परिवार से, उनको एक केवल उस सीट को कहा जा रहा है कि वहां वो
लड़ाई में है। यहाँ पे अजय कपूर हुए, प्रमोद जायसवाल हुए, जिनको कहा जा रहा है ये लड़ाई में है, लेकिन और कहीं आपका संगठन है मतलब व्यक्तिगत तौर पे चुनाव लड़ रहा है आदमी। तो व्यक्तिगत नहीं, चुनाव जब भी होता है तो एक संचालन समिति के साथ होता है, एक उसके जो फैसले होते हैं उनको अमल में लाने के लिए बूथ स्तर पे एक कमेटी होती है। जैसे भाजपा ने पन्ना प्रमुख तक बना लिए हैं, और हमारे आपके बूथ की नहीं, आप पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से कोई उम्मीद करना इस चुनाव में नासमझी है कि कांग्रेस बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी। यहाँ सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में चल रही है, सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच में। कुछ सीटों पे व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस लड़ सकती है, तो हो सकता है वो 10, 12, 15 सीटें तक आ जाए, लेकिन मुख्य लड़ाई में कांग्रेस नहीं है। उसका मूल कारण यही है कि उनके पास सेना ही नहीं है, और बगैर सेना के युद्ध नहीं लड़ा जाता। आपने कहा कि रस्सा तल में जा चुकी है कांग्रेस, यहाँ ये कहना क्या ठीक होगा कि जा चुकी है, या यूं कहें कि जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से नारे देने के बाद भी खुद प्रियंका गांधी का चुनाव में ना लड़ना, और उसके बाद जो सवाल सामने आए हैं, और ऐसे में क्या लगता है कि स्थिति, और ये जो फैसले रहे यहाँ पर जो स्थिति बनी, क्या और ज्यादा स्थिति बुरी हो सकती है आने वाले समय में कांग्रेस की? नहीं, अब कांग्रेस अभी तक तो रसातल में है जी जी, क्योंकि जब आपका संगठन ही नहीं है तो आप कहां से लड़ाई लड़ पाएंगे? केवल नाम पे लड़ाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर वही आएगा कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी जी। क्योंकि केंद्र में मान लिया गया है कि जो यूपी स्तर का चुनाव है उस पे दूसरे दल है, और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी है, तो लोकसभा चुनाव में तो लड़ेगी। लेकिन अब यहां से हो सकता है कि परिवर्तन का भी दौर शुरू हो। अब प्रियंका गांधी जब इस चुनाव में भी देख लें कि हम कहीं लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो संगठन पे मजबूती देना शुरू करें, और जब बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे काम शुरू होगा तभी संगठन खड़ा हो पाएगा, और जब संगठन खड़ा हो पाएगा तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे या जीतने की बात सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हो गई, कांग्रेस की बात हमने कर ली। भारतीय जनता पार्टी और सपा मुख्य एक दूसरे के साथ जो लड़ाई है, मुख्य जो लड़ाई है इन्हीं दोनों के बीच में। लेकिन जब अगर बात बसपा की जाए तो वो क्या इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देंगी? कितनी मजबूत पहले से अब में कितना परिवर्तन भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी में? इस बार भाजपा का जो अपना वोट बसपा का है जी, वो जो मिल जाए वो मिल जाए जी जी, क्योंकि ना तो उस आक्रामक तरीके से मायावती जी चुनाव लड़ी है, मतलब अपने संगठन को लेके, और ना उन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे पिछले चुनाव में होता था कि बसपा के लोग निकलते थे, वो भले मीडिया में ना दिखे लेकिन बस्ती बस्ती घूमते थे, उनके वोट पे तो जो भाजपा का राशन है वो सेंध लगा गया जी जी। तो बसपा का जो वोट है उसको जब मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो वो उधर अनाज मिल रहा है, और इधर मायावती जी कस के जो डट के जो चुनाव लड़ना चाहिए वो चुनाव लड़ी नहीं है जी जी। तो बसपा का कोई बहुत ज्यादा किंग मेकर की भूमिका में आने की स्थिति बन नहीं रही है। तो क्या समझा जाए इसे? क्या ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी है या उनकी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है, जिस तरीके से सुस्त रहते हुए वो उम्मीद करें कि हमें जरूरत नहीं है कुछ करने की, वोट ऐसे ही आने हैं, कुछ करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इसे आप स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानते हैं? नहीं, अब वो उनकी मजबूरियां होंगी, उनके कुछ राजनीतिक कारण होंगे। अब वो राजनीतिक कारण हम लोग डिबेट पे चर्चा ना करें जी जी। तो वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि किसी को खराब भी लग सकती है बात, लेकिन कुछ ना कुछ हाँ, अब वो कुछ उनकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी जी। जिस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय हैं या कुछ और कहा जाए उसको जी जी। या एकदम से संगठन फिर वो तेजी नहीं पकड़ पाए, परिवर्तन बहुत किए संगठन में मायावती जी ने, बहुत बदले गए, लेकिन वो तेजी जो दिखनी चाहिए वो विधानसभा चुनाव वाली तेजी बसपा के संगठन स्तर पे दिखी नहीं।
और जैसे कि हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित लगातार बने हुए हैं। नितिन, आप जिस तरीके से चर्चा परिचर्चा सुन रहे हैं, बातचीत जो निकल करके सामने आ रही है, अगर बात की जाए जो मतदाता है हमारे, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और अपने जिनको समझते हैं कि हाँ ये सही है, लायक है, उन्हें वोट करना चाहिए और पहुंच ही रहे हैं, तो लेकिन पोलिंग बूथ्स पर किस तरीके का उत्साह उनके बीच देखा जा रहा है? क्या वो खुल करके अपनी पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं, अपने प्रत्याशी का समर्थन करते दिख रहे हैं? किस तरीके का माहौल? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक जो छोटा मोटा की चली है, उसके बाद कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो अपनी पार्टियों को बिल्कुल, अपनी पार्टी जिनको सपोर्ट करते हैं उनको जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना काल में प्रचार भी बंद था, 5 लोगों की परमिशन थी, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में लगे रहे अंदर, या जैसे 5 लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जहां भी बैठते थे तो वो चुनाव का ये मुद्दा बनाते थे और चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने की बात करते थे। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी बात की जाएगी, कांग्रेस में अगर एक बात है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कांड विक्रम कांड था। तो विक्रम कांड में जो आरोपी खुटी दुबे जो अभी जेल में है, जेल में जाने के बाद इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़े, क्योंकि कांग्रेस ने जो नारा दिया था प्रियंका गांधी ने, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या अगर बेटी हूँ लड़ सकती हूँ तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ऐसे दिग्गज नेता है जो कांग्रेस से उनकी जो हार जीत है, जो उनका चुनावी करियर है वो दांव पे लगा हुआ है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले कानपुर से जब खुशी दुबे की जो बहन है उसका नामांकन कराया गया था, तो नामांकन कराने के बाद राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने नामांकन के तुरंत 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी इस तरह का डर ही है कि इतने बड़े एक छोटे से प्रत्याशी के लिए इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी डर है इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश में कि उनके जो चुनावी जो जमीन है वो बिल्कुल खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस स्टैंड नहीं कर रही है। जी, तो जमीन खिसक चुकी है और यही वजह के जो जुमले थे, जो वादे थे, जो नारे थे, वो हवाई साबित हुए। लेकिन अब क्या कुछ इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या रिजल्ट आएगा? ये 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सरस जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लगातार, अगर अब बात कर ली जाए कद्दावर नेताओं की, कद्दावर चेहरों की, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाम है जिन पर आपकी नजर और प्रतिक्रिया? आज के चुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम तो आजम खान का ही है जी। और जिन 55 सीटों पे मतदान हो रहा है उसमें करीब 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम बहुल मतदाता है जी। और वो सीट को इधर उधर करने के दम भी रखता है प्रत्याशी को जी। तो सबसे बड़ा और सबसे दागी भी है यहाँ पर, ऐसा भी माना जा रहा है। नहीं, दागी है, वो जेल में है जी और जेल से चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन जेल जाने के पहले तक आजम खान अपने बयानों से तो विवाद में रहे, लेकिन ये भी देखना होगा वो कम से कम 6 बार विधायक बने जी। उनको कोई ऐसा क्रिमिनल आरोप उनके पहले नहीं लगा। बयानों के आरोप तो बहुत लगे, वो चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और चूंकि ये इधर काफी समय से जेल में है, अब जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये तय करेगा कि भाजपा का जो फैसला था या जो एक साथ 4 दर्जन मुकदमे आजम खान पर लिखे गए और वो जेल में गए, उनका बेटा इस समय बाहर हुआ जेल से। अब ये 18-20 सीटें जो है मुस्लिम बहुल वाली, ये तय करेंगी कि इस फैसले को वहां की आम जनता ने स्वीकार किया, बेहतर समझा, या ये माना गया कि ये पेशबंदी है या एक प्रताड़ना जिसका नाम दिया जाए जी जी। कि नहीं, आजम खान बहुत भाजपा के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने भारत माँ को डायन तक का कहा गया जी। जिसको कहा जाए। तो अब ये जनता ये तय करेगी आज के जो 55 सीटों का मतदान है। इसलिए आजम खान को इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा वही है चर्चित लोगों में जी। कि वो भी है, बगल की सीट से उनके सुपुत्र जी भी हैं, वो भी जेल से छूटे हैं अभी। तो इन 55 सीटों में आजम खान सबसे पहला नाम इसलिए है कि वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार विधायक रहे, प्रदेश सरकार के कई पदों में रहे, कई बार मंत्री रहे,
सांसद रहे। अब ये जनता तय करके बताएगी आज के मतदान में कि जो भाजपा का फैसला था आजम खां के खिलाफ वो सही था, लोगों के कहे अनुसार था, लोगों की इच्छा अनुसार था, या एक बदले की राजनीति थी कि हम संदेश दे पाए कि हम बड़े बड़े नेता को भी सलाखों के पीछे कर सकते हैं। जी, तो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर जिस तरीके से सामने आया यहाँ पर आजम खान का, और जिनकी ना सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पे लगी बल्कि मुझे लगता है कि इनकी जीतने या हारने से, यानी इनको स्वीकार करने से या रिजेक्ट करने से पार्टी की भी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। कुछ ऐसी अन्य चेहरों की अगर इन्हीं की नहीं कि इनकी सपा की ही, भाजपा की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। बिल्कुल कि आपने जो फैसले लिए थे, आजम खान इतने समय से जेल में है, वो अकेले सपा की प्रतिष्ठा नहीं है कि सपा ने उनको जेल में रहते हुए टिकट दिया। भाजपा की भी है कि अगर आपने फैसले लिए थे, अगर आपने सही फैसला लिया था तो आज की जो सीटें हैं उसमें भाजपा को गेन करना चाहिए, और अगर भाजपा का फैसला गलत था तो जनता आज उसका जवाब देगी। इसके साथ ही धर्मपाल सिंह सैनी जी पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इनका भी माना जा रहा है कि वीवीआईपी चेहरा है, बहुत ही खास ये चेहरा इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर। इन पर क्या कहेंगे? नहीं, धर्मपाल सैनी बड़ा नाम है और प्रदेश की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते हैं। अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ आना जाना लोगों का, उसमें बड़े चर्चित नाम रहे, राज्य मंत्री रहे थे ये। अब इनका फैसला क्या था धर्मपाल सैनी जी का जी। इसका भी आज उस सीट, उनकी अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी दिखेगा कि जनता की बात, जनता ने अगर आपको किसी दल से जिता के भेजा और बाद में आप इधर उधर घूमते हैं तो जनता उसको कितना स्वीकार करती है, ये उनके आज के मतदान में सामने आएगा जी। लेकिन मुख्य वही, चूंकि 18 सीटें, 18 से 20 सीटें मुस्लिम बहुल है, मुख्य आजम खां के केंद्र में रख के ही वहां का मतदान आज होना है। जी, तो नितिन, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो चर्चित चेहरा है, उनकी भी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? उनके लिए कौन चर्चा का विषय है? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि चुनाव के बाद दूसरी पार्टी जो कांग्रेस आपके जमीन पर रहता है, साफ किया जाए तो जो मुद्दे राशन है, तेल तलाश, तो ये भी सारे मुद्दे रहे। अगर बात है जिनमें आज जो है चुनाव जो 55 जो सीटों में, उसमें 18-17 सीटें जो है वो सपा के पास है, वो के पास है, 2 सीटें जो है तो कांग्रेस पास। तो अब ये जो जानता पता चलेगा कि 10 लाख को चल जाएगा कि कितनी गाँव जो है कितनी भाव हो रही है, ये वोटर बहुत स्वागत है। वो किसी तरह की बात, किसी तरह की मुझे किसी वोटर से बात करते हैं तो वोटर हुआ इतना ज्यादा है, वो बिल्कुल भी नहीं बताता है सपा को देंगे या बसपा को या भाजपा को देंगे। अगर बात की जाए तो बात है के लिए की तरफ से मना क्या है कि संख्या बन रही है, उसको भी बिल्कुल क्योंकि सबसे बड़ी बात है वोटर कितना फायदा हो गया है इस बात को लेकर बिल्कुल सुरक्षित किसको वोट देंगे, किसको वोट तो ये तो 10 लाख को जाएगा, पता होगा कि कौन जीता है कौन हारता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो व्यक्तिगत अनुभव है मतदाता का वो भी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाएगी, और जिस तरीके से जो छवि है और वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान, प्रत्याशियों के चयन के दौरान। सरस से जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार यहाँ पर, जो हम जिस तरीके से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लंबा समय हो गया है हमें लोकतांत्रिक हुए, और उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ का मतदाता है यानी कि जो जनता है वो परिपक्व हो। तो मतदान को ध्यान में रखते हुए कितनी परिपक्व लगती है आपको भारत की जनता, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में? मैं चाहूंगी कि आपकी टिप्पणी। युवाओं में जोश तो दिख रहा है मतदान का, और हम तो जेएमडी चैनल के माध्यम से, जैसा जेएमडी लगातार मतदान बढ़ाने के लिए अपील कर रहा है, हम तो ये कहेंगे कि आज दूसरा चरण हो गया, तीसरे चरण में बाजी हम लोगों की है जी। अब हम लोगों को देखना है कि हम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग किए हैं उससे हम कितना आगे हम दिखाएं कि नहीं मध्य के लोग, हमेशा मध्य में ही सब कुछ होता है। अगर मध्य के लोग कितने जागरूक हैं
ये हम लोगों को दिखाना होगा। और 20 फरवरी को जब तीसरे चरण का मतदान होगा कानपुर, इटावा और या कानपुर देहात आसपास के सभी जिलों में, उन्नाव, तो हम लोगों को कम से कम आज जो मतदान हो रहा, अभी तक जो हो रहा है, उससे कम से कम 10% आगे लेके जाना है जी। हम लोग अपने शहर का मान बढ़ाएं, दिखाएं कि यहाँ के लोग जागरूक हैं मतदान के प्रति और मतदान करने के लिए जरूर जाएं। किसी के पक्ष में मतदान करें, इससे किसी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप मतदान करने जरूर जाएं। और इधर जो देखने को मिल रहा है पिछले 2 चरणों में कि युवाओं और महिलाओं इनमें मतदान के प्रति जागरूकता ज्यादा बढ़ी है जी। अब जो ये पहले होता था कि आज छुट्टी है, आराम से निकलेंगे, अब ये देखने में आ रहा पिछले 2-3 चुनावों से कि सुबह जब पहले 7-8 बजे वोटिंग शुरू होती है, तब से ही कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे ही हम लोगों को जागरूक होकर मतदान करते रहना चाहिए, ताकि हम कह सके कि हमने मतदान किया था। लेकिन अब जो नहीं हमारी कसौटी पे खरा उतर रहा है, अगले बार हम उसको बदल के भी मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मतदान जरूर करें, घरों से निकलें। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि कितना महत्वपूर्ण है मतदान करना, अन्य सभी कामों को छोड़ दें। इतना ज्यादा समय नहीं लगता है, आपको सिर्फ घरों से निकलना है। लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें भागीदारी करनी है, मतदान जरूर करें, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जो दानों में दान है, सबसे बड़ा दान है मतदान, लोकतंत्र के त्योहार में सबसे बड़ा दान है मतदान। तो जीएमडी न्यूज की भी अपील है कि मतदान जरूर करें और अपने पसंद के प्रत्याशी को विजयी बनाएं, सोच समझ करके प्रत्याशी का चयन करें और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने। तो जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, बात हमने की अभी कद्दावर नेता की, चर्चित चेहरे की, लेकिन बात अगर अब की जाए मंत्री सुरेश खन्ना की, जिस तरीके से शाहजहांपुर से वो प्रत्याशी हैं, इनकी क्या स्थिति है, क्योंकि इन पर भी सभी की निगाह है। देखिए, सुरेश खन्ना जी बड़ा नाम है और वो जितने सरल है अपने के मंत्री पद का दायित्व निभाने के साथ साथ, आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं। तो जो उनका सरल स्वभाव है, जिस तरह से हम लोग ये कहें कि कानपुर में सतीश महाना जी, वैसे ही सुरेश खन्ना का सहारनपुर बेल्ट में है। तो उनको पराजित कर पाना मुश्किल लग रहा है। और सुरेश खन्ना बड़ा नाम है, उनके नाम पे आसपास की सीटों पे असर पड़ता है। तो सुरेश खन्ना आज के चुनाव के लिए, भाजपा के लिए बहुत तुरुप का पत्ता जैसे हैं, जो आसपास की सीटों पे भी असर डालेंगे और लग रहा है कि वो चुनाव आसानी से जीत जाना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। इसके साथ साथ निगाहें देखिए सबकी उन पर भी है जो अपनी उपेक्षा की बात कह करके पार्टी से बाहर निकले और दूसरी पार्टी का दामन थामा। मैं बात कर रही हूं धर्म सिंह सैनी को, जो कि भाजपा छोड़ करके सपा में शामिल हुए। यहाँ पर ये क्या कमाल दिखा पाएंगे, कितनी उम्मीद सपा को इनसे, और क्या लगता है कितना नुकसान हो सकता है भाजपा को इनके दामन छोड़ने से? यही तो भी बता दें कि चूंकि 5 साल आप सत्ता का सुख लिया आपने जी, और ऐन वक्त पे अगर आपकी नाराजगी थी तो आप 4 महीने पहले चले जाते, साल भर पहले छोड़ते अगर पार्टी, तब तो लगता कि नहीं आप वास्तव में जनता के लिए काम कर रहे थे। जब टिकट बंटने लगे, चुनाव घोषणा का समय आ गया, तब आप पार्टी छोड़ रहे हैं कि इसने बड़ा अन्याय किया 5 साल। तो 5 साल अगर अन्याय किया तो 5 साल आप उनके साथ खड़े क्यों रहे? तब आप अपना विरोध दिखाते तो लगता कि हाँ आप जनता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। यही मैं पहले कह रहा था कि अब तो जनता बताएगी कि आपने जो फैसला लिया उसने आपको आपके नाम पे चुनाव मतदान किया था 2017 में या पार्टी के नाम पे। अगर पार्टी के नाम पे मतदान किया था तो अभी इस चुनाव में उनको समझ में आ जाएगा। और जो इस तरह के लोग हैं वो जनता अपने तय कर देगी। हो सकता है आगे से ऐसा करने वाले कुछ विचार भी करें कि ऐन वक्त में नहीं, अगर आपको विरोध है, लोकतंत्र है। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि चुनाव का इंतजार नहीं किया जाता है, आपको जो विरोध करना है आप अगर आपको पसंद नहीं है लोकतंत्र में तो आप अपनी बात तुरंत रखें। 5 साल तक इंतजार नहीं किया जाता कि आप जब मतदान का समय होगा तो हम फैसला लेंगे, अगर रवैया ईमानदार है तो। हाँ, 5 साल आप सत्ता का सुख लें और एन टाइम पे कह दें कि नहीं 5 साल बड़ा अन्याय किया। तो अगर अन्याय किया तो आप 5 साल क्या करते रहे? बिल्कुल। तब तो आपको लग रहा था कि बस
पार्टी का है, चूंकि सत्ताधारी दल के हैं तो उसका लाभ लिया जाए। और यही वजह है जो मैंने आपसे सवाल किया कि कितने परिपक्व लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पर जनता को आप कितना मानते हैं कि इन सब चीजों का असर नहीं पड़ेगा? क्या जनता इन बातों को समझती नहीं है या अभी समझने के लिए अपरिपक्व है? नहीं, जनता समझने लगी है। अभी आपको ये हो सकता है 10 मार्च को परिणाम जब आए तो पता चले कि ये क्या किया गया। दल बदलुओं को आप धीमे धीमे देखिए, पहले निर्दलीय चुनाव बहुत जीतते थे, आप देखिए पिछले 2-3 चुनावों से निर्दलीय की संख्या कम हो गई है। वो इसलिए कि जो जीतते थे वो जिस दल की जरूरत होती थी उसमें वो चले जाते थे, बाद में फिर दूसरी तरफ से चुनाव लड़ लेते थे। कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण तो यही रहा कि कांग्रेस के अगर 25 विधायक हुए तो 5 साल खत्म होते होते वो 4, 5, 10 पे आके केंद्रित हो जाते थे। 4 उस दल के साथ चले गए, 4 उस दल के साथ चले गए, और जब मतदान का समय आया, जो अगले चुनाव का समय, तो फिर वो आके कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक बार अगर आप विश्वासघात कर चुके हैं तो अब जनता ये देखने लगी है कि उसी का नतीजा है कि लगातार निर्दलीय की संख्या विधानसभा और लोकसभा में कम हो गई है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल, तो अच्छा संकेत है, यानी कि हम सही ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है वहां जहां पहुंचना चाहिए था। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं बात कही जाती है कि जो चुनाव का आधार है वो मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए चुनाव, लेकिन बात करते करते फाइनली सामने आंकड़े जातिगत ही रहते हैं, यानी कि जाति समीकरणों पर टिक जाता है चुनाव। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है? अभी भी इतना समय होने के बाद भी हम परिपक्व मान रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, लेकिन आखिरकार क्यों जातीय समीकरणों पर ही टिक जाता है मतदान? यूपी में भी नहीं है ये जी, है, अन्य प्रदेशों में ये हो गया है कि आप अगर जाति से उठ के जब दूसरे प्रदेशों में देखिए तो वहां 5 साल में परिवर्तन कर देते हैं, अगर आपने जरा भी इस तरह बात की जी। लेकिन अब जयललिता जी थी, मुद्दों पे काम करती थी, रसोई शुरू की, वहां आप देखिए जाके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और खाने के लिए सब सरकार की तरफ से इंतजाम है, और वो भिखारी भी नहीं बनाते हैं। मुफ्त की रसोई मतलब ये कि आप 10 रुपए में भरपेट खाना खा लीजिए। वहां इस तरह की बात लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ ये है यूपी में कि शुरुआत होती है मुद्दों से कि हम रोजगार पे लड़ेंगे, हम विकास पे लड़ेंगे, और जब बड़े नेता जो हैं, जिनको कहा जाए चेहरे जो कहे हैं प्रदेश की राजनीति के, जब वही आके जाति और धर्म की बातें करने लगते हैं अपने हर संबोधन में, तो धीमे धीमे फिर वो आके उसी पे आ जाता कि यार इनको ये करना है तो हम अपने को देंगे वोट। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चुनावों बाद यूपी में भी ऐसा हो जाएगा कि इस तरह की जो बातें करने वाले हैं शायद वो जनता द्वारा नकार दी जाए। बिल्कुल, और हम उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार इसी दिन का है। और हमारे संवाददाता नितिन जैसे कि लगातार बने हुए, नितिन आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, जो लोग हैं इस बार उनका क्या कुछ रवैया है, ज्यादा प्रतिशत किनका है, जातीय समीकरणों पर ही उनका फैसला टिका है कि किसे हमें वोट देना है, या फिर मुद्दे भी मायने रखते हैं? बिल्कुल, आप जो केवल बात करें जाए तो कितने बात क्या उसके बाद आप बच्चों में अगर बात करी जाए तो चुनाव का सरल जो है निकलने में सरकार के भी इसी सरकार में कई लोग जीत भी गए, जो आज क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह जो है विवाद होता, उन्होंने विवाद किया, उन्होंने संपत्ति उनको आगे पहुंचाई, जो संपत्ति उनको भी आगे पहुंचाई, सबसे बड़ी बयान किया था उनकी सरकार बात कही थी, सब जेल से है। तो उसके बाद जब एनआरसी का विवाद था तो एनआरसी के विवाद को वो लोग बात किसी के साथ आना है, और जो लोग साथ बात कर रहे हैं, लोग पहुंचा रहे हैं, तो उनके परिस्थितियों को देख कर उनको नुकसान हुआ है वो भरपाई करेगी। और वो जो बात कही वो उन्होंने जितनी उत्तर प्रदेश में एनआरसी के खिलाफ है
तो जो बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरस जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, जो हमारी लोकतंत्र है, जो जनता है, वो परिपक्व होती जा रही है, इनमें परिवर्तन आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो परिणाम आएगा वो सकारात्मक हो। वो भले ही सत्ता में परिवर्तन के साथ हो, लेकिन परिणाम जनता के लिए सकारात्मक हो, या फिर अगर सत्ता पक्ष की वापसी होती है तो उम्मीद करते हैं कि जनता के लिए परिणाम सकारात्मक होंगे। जेएमडी न्यूज की यही अपील के घरों से जरूर निकले, मतदान में जरूर हिस्सा लें, यानी कि मतदान जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।